हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करें आज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किया था, अब क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 किस हिसाब से कैसे करना है उसको हम समझते। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, बस सिर्फ बेसिक चीज़ों को ही यहाँ पर कवर किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टर मायावंशी करके कोई है और वो रिटायर हो रहा है। ओके, कौन सी तारीख को रिटायर हो रहा है? 31/3/2020 को ये भाई रिटायर हो गया, होने दो। अब देखो यहाँ पर आप जब ये चैप्टर करते हो ना, जब भी ये चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन करते हो इनकम टैक्स में, चाहे ये चैप्टर हो फिर उसके बाद का एक हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर आएगा, वो एक चीज याद रखना, कभी भी प्रीवियस ईयर जो है ना आपका 2019-20 उससे मत भटकना, इससे भटके तो क्वेश्चन गलत। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अंधेरे में तीर मारने हैं ना तो भी चल जाता है, मतलब देखो नहीं देखो तो भी चल जाता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये क्वेश्चन में अगर आप ऐसा करें तो शायद आपका तीर गलत निशाने पे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो क्वेश्चन के अंदर ये आदमी रिटायर कब हो रहा है वो देखो, 31/3/2020। क्या पूरा साल जॉब करके रिटायर हुआ ये आदमी? मतलब 1/4/2019 से लेके वो रिटायर हुआ होगा 31/3/2020। मतलब हमें पूरे साल की सैलरी चाहिए, लेकिन क्या पूरे साल जॉब करने के बाद रिटायर हुआ ये? देखो एकदम अच्छा क्वेश्चन है कि ये पूरे साल के एंड में रिटायर हो रहा है। अगर समझो एक महीना पहले ही रिटायर हो जाता ना तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते पता है, गलती क्या करते, 12 महीने की सैलरी लेके मतलब उसका कैलकुलेशन करते। जब वो एक महीने पहले रिटायर हो चुका हो, सपोज करो चलो वो 28 फरवरी को ही रिटायर हो चुका होता तो उसको फरवरी तक ही सैलरी दी होगी ना कंपनी ने, तो 11 महीने की सैलरी आएगी। तो ये पहला आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन में होना चाहिए, और मैंने आपको जो बोला आपको डेट से भटकना नहीं है, पहली बात। तो दूसरा यहाँ पर ये बोला कि ये जो शांतु कंपनी करके जो भी थी वो उसका कोई लेना देना नहीं। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में काम करता था, और मैंने आपको बोला भी है कि आपको जनरली क्वेश्चन नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ही आते हैं, और अगर नहीं भी लिखा होता है ना तो ये एज्यूम करना कि वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ही काम करता है। ठीक है, वैसे देखो गवर्नमेंट कंपनी वाले आपके बुक्स के अंदर लगभग मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हो सके तो थोड़ा मतलब मैं देखूंगा इधर उधर एक आध क्वेश्चन आपको ट्राई करूंगा मतलब बना के करवाने की कि नॉन गवर्नमेंट के क्या केस होता है। ठीक है, लेकिन पहले गवर्नमेंट का क्या केस होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जनरली आपके एग्जाम में नॉन गवर्नमेंट का आता है। ठीक है, तो पहले उसका नॉलेज ले लो तो वो बेटर है। क्या लिखा है? ही हैज सर्व 40 ईयर एज स्पेसिफिक एम्प्लॉय। ओके, स्पेसिफिक एम्प्लॉय करके वो 40 साल तक कंपनी में जॉब किया। ठीक है, ठीक है, तो होगा अभी मतलब बूढ़ा होके रिटायर हो गया। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर है मतलब प्रीवियस ईयर हो गया, 1920 की सैलरी निकालनी। अब आप यहां पर देखो कि इधर से इधर तक उसकी सैलरी कितनी रह गई, 14,000, और फिर उसकी सैलरी चेंज होके कितनी हो गई, 16,000। तो यहां पर पहले 6 महीने की सैलरी कितनी है, 14, और दूसरे 6 महीने की 16। तो यहां पर आप बेसिक सैलरी निकाल सकते हो इसकी, मतलब इस आदमी की बेसिक सैलरी मतलब फर्स्ट 6 मंथ मतलब 1/4/2019 से लेके 31 नहीं आएगा, 30/9/2019 तक उसकी सैलरी जो है वो 14,000 महीने के हिसाब से रही थी, और उसको 12 मतलब 6 महीने से मल्टीप्लाई करना है। फिर 1/10/2019 से ये आदमी की सैलरी चेंज हो गई और 31/3/2020 तक उसने जॉब किया। अब ध्यान रखना यहाँ पर अगर वो जॉब पूरा किया है, देखो पूरे साल जॉब किया, कभी कभी एग्जाम में एक आध बार ऐसा क्वेश्चन आया है, मैं करवाऊंगा वो भी,
वो पहले ही रिटायर हो जाता है, मतलब साल खत्म होने से पहले। और बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर गलती कर जाते हैं देखने में, मतलब साल ही नहीं देखते कि कब रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद कौन सैलरी देगा, तब तो पेंशन आता है, सैलरी थोड़ी आता है। ठीक है, और पेंशन का नियम हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, वो अभी बाकी है अपना। चलो, तो ये भाई की जो सैलरी है वो आपको पता चली कितनी है। ठीक है, 1,80,000। तो ये 1,80,000 जो है वो आपकी यहां पर सैलरी आ गई 1,80,000। उसको लिखेंगे बेसिक सैलरी। हो गया ये। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या लिखा है? पहला हो गया डियरनेस अलाउंसेस, मतलब 50% मिल रहा है, 50% बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी अगर गलत निकाला तो ये भी गलत हो जाएगा। डियरनेस अलाउंसेस 50% बेसिक पे का, मतलब 90,000। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस, देखो वापस यहां पर एक पॉइंट और आया जो हमने कल भी किया था लगभग क्वेश्चन के अंदर, हाउस रेंट अलाउंसेस। और हाउस रेंट अलाउंसेस में मैंने बताया था आपको 3 पॉइंट। एक तो आता है एक्चुअल अलाउंसेस, कि एक्चुअल में कितना पैसा कंपनी से मांगा अपने रेंट के लिए या तो लिया। एक्चुअल में कितना रेंट पे किया, तो एक्चुअल रेंट पेड, आपने कितना रेंट पे किया, वो 10% ऑफ सैलरी। और थर्ड नंबर जो है उस पे आना क्या चाहिए पता है ना, 40 या 50, बोलो यहां पर 40 या 50। 40% ऑफ सैलरी या फिर 50% ऑफ सैलरी, क्या लिखना चाहिए बोलो? इन दोनों में से कोई एक ही बनता है। जरा मुझे बताओ, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि वो कौन सी जगह पर उसको घर मिला है कंपनी की तरफ से रहने के लिए। मैंने बोला था 50 कब आता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के लिए आपको पता है कि कितना परसेंट आता है, 50% आता है। यहां पर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक बोला है क्या, बताओ मुझे जरा। कहीं पर भी ऊपर से नीचे तक पढ़ लो, कहीं पर भी लिखा है? नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो नहीं लिखा तो फिर इसको कौन सा परसेंटेज लेना है, तो इसको 40% कंसीडर करना। ठीक है, ये मत कंसीडर करना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर सैलरी का मतलब क्या होता है, यहां पर सैलरी का मतलब क्या होता है? एक तो होता है बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी इस आदमी की 1,80,000 थी। ठीक है, फिर होता है डियरनेस अलाउंसेस, लेकिन वो तभी कंसीडर करना होता है जब वो रिटायरमेंट के लिए होता है, रिटायरमेंट के लिए होता है। और क्वेश्चन में कहीं पर भी रिटायरमेंट शब्द नहीं लिखा कि ये जो डियरनेस अलाउंसेस जो है ना, यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं लिखा ब्रैकेट में कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कंसीडर किया जाएगा, नहीं लिखा तो भाई जाने दो इसको। और यहाँ पर क्या होता है, कमीशन। और मैंने ये भी बताया था ये जो कमीशन जो होता है ना यहाँ पर, वो फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर होता है, वो फिक्स वाला कमीशन नहीं चाहिए। हर महीने मिलने वाला जो फिक्स कमीशन है, जैसे कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हर महीने आपको 2,000 कमीशन दे दिया जाएगा, तो वो एक तरीके से कमीशन नहीं मानते, वो फिक्स कमीशन मानते हैं। हमें कमीशन कौन सा चाहिए, परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर वाला चाहिए। ऐसा कोई कमीशन क्वेश्चन में है नहीं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, सिर्फ बेसिक सी चीज को इस क्वेश्चन के अंदर कवर किया गया। तो यहां पर आपको अलाउंसेस कितना मिला था, तो दियर मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस कंपनी से कितना मिला, 2,500 रुपए पर महीने। तो महीने का 2,500,
12 महीने का ही मिला होगा, सीधी बात है। कुछ नहीं बोला तो 12 महीने का ही होगा ना, पूरे साल ही भाड़े रहेगा। ऐसा तो थोड़ी है कि बारिश के सीजन में बाहर रहेगा वो। ठीक है, अब एक्चुअल रेंट कितना है? 3000 पर मंथ। ओके, मतलब 3000 रुपये पर मंथ का उसको मिला है, सॉरी उसने पे किया है। 3000 इंटू 12 कर दो, टोटल 36,000 रुपीज़ तो उसने रेंट में पे कर दिए। और 10% सैलरी, सैलरी है 1,80,000, इसका 10% करो 18,000, तो आप माइनस करो, आ गया आंसर। ओके, और यहां पर 1,80,000 का आपको 40% करना है। एक सेकेंड, एक जीरो कम हो गया मेरा। चलो, 1,80,000 का 40%, दूसरी सिटी होती है तो 40% होता है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता होती है तो ही मतलब 50% ध्यान में लेना है आपको। आगे इसको अगर आप कंसीडर करते हो तो इनमें से जो तीन में से जो कम अमाउंट होती है, ओके, लोवेस्ट ऑफ फॉलोइंग, लोवेस्ट, ओके, लोवेस्ट अमाउंट जो होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है। और एग्जेम्प्ट कौन सा हो जाएगा इसमें? 18,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, 18,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो यहां पर इस आदमी को कितना अलाउंसेस मिला था? 30,000 मिला था, 30,000 मिला था, और उसमें से 18,000 मतलब एग्जेम्प्ट हो गया। तो इसको टैक्स कितने पे भरना पड़ेगा? तीसरा पॉइंट क्या आएगा? हाउस रेंट अलाउंसेस कितना है? 30,000, और यहां पर एग्जेम्प्ट कितना मिलना है? तो इसको देखना हो तो नोट में जाके दे सकते हो। मतलब 18,000 अपना अमाउंट आया था एग्जेम्प्ट वाला, तो मतलब 12,000 टैक्सेबल हो गया। कितना? 12,000। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट पे, तो फोर्थ पॉइंट में लिखा है कंपनी कंट्रीब्यूट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 26,600 कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है, और कंपनी 26,600 कंट्रीब्यूट कर रही है। तो पहले लिख दो कंपनी कंट्रीब्यूट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, आरपीएफ लिख देने का शॉर्ट में 26,600, और उसमें से आपको एग्जेम्प्ट कितना करना होता है ये तो अभी हर एक क्वेश्चन के अंदर आने वाला है, और ये तो याद रखना ही रखना है। आपको अपनी सैलरी का 12%, और यहां पर इतना अच्छा है ना कि सैलरी का ही 12% हो जाएगा, बिकॉज डियरनेस अलाउंसेस रिटायरमेंट का पार्ट ही नहीं है आपका। अगर होता तो वो ऐड होता, फिर 12% होता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। 21,600 मतलब 26,600 में से 21,600 लेस कर दो तो 5,000 बच गया, तो 5,000 आपके लिए टैक्सेबल हो गया। यहां पर पांचवा पॉइंट जो है वो आपको यहां पर क्या लिखा है देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ओके, 12.5% के हिसाब से 25,000 इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 25,000 इंटरेस्ट मिल गया, और यहां पर लिख देंगे इंटरेस्ट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना है? 12.5% के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो यहां पर एग्जेम्प्ट कितना होने वाला है? आपको पता है एग्जेम्प्ट कितना होता है? 12.5 के हिसाब से अगर आपको 25,000 मिल रहा है तो 9.5 के हिसाब से आपको कितना मिलना चाहिए? बोलो, 19,000 आंसर आना चाहिए ना, सही ना? 12.5 के हिसाब से कोई अमाउंट 25,000 हो रही है तो 9.5 के हिसाब से वो 19 ही होगी।
तो यहाँ पर 6,000 जो बच गया वो टैक्सेबल हो गया। 5 के बाद 6 वाला अमाउंट, 6 में क्या लिखा है? तो देखो ये सिंपल बेसिक, मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये बेसिक क्वेश्चन है। बोनस, सीधा बोनस तो सीधा टैक्सेबल होता है 30,000, मतलब उस पर तो टैक्स भर ही दो। बोनस, चलो बोनस तो सीधा लिखना होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, सिंपल सा टॉपिक है ये तो। और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय देखो यहाँ पर एम्प्लॉई लिखा है, ठीक है, तो 3,000 है, मतलब ये जो नाम था उसका क्या था, हाँ ये जो आदमी है, ठीक है, उसने खुद ही अपना मतलब प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, तो वहां पर मतलब सीधा वो नीचे लेस होता है ना, वहां पर ही चला जाएगा ये अमाउंट, ठीक है, जहां पर नीचे लेस होता है वहां पर ही उसका अमाउंट चला जाएगा। और यहाँ पर 8वें पॉइंट में क्या बोला? एम्प्लॉई, मतलब उसने अपना खुद का कंट्रीब्यूशन, और मैंने बोला था ये खुद का कंट्रीब्यूशन आपको पता है ATC में जाता है, कल ही मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ATC में जाता है ये 18,000, उसका डिडक्शन मिलता है आपको। तो मतलब अभी देखो यहाँ पर कुछ और आने नहीं वाला, यहाँ पर कुछ और अभी आने नहीं वाला है, ठीक है। चलो एक खास चीज यहाँ पर आपने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा, ग्रेजुएटी। अब बोलोगे कि ग्रेजुएटी 3,95,000 मिल रही है, लेकिन मिल रही है वो कब मिल रही है? वो देखो ये कब मिल रही है, क्या ये इस साल मिल रही है? क्या इस साल मिल रही है? ये पैसा इस साल मिल रहा है। हम जो टैक्स भरते हैं वो कौन से अमाउंट पे भरते हैं? जो अमाउंट इस साल मतलब प्रीवियस ईयर में जो अमाउंट ड्यू होती है, और प्रीवियस ईयर में जो अर्न करते हैं, प्रीवियस ईयर में जो रिसीव्ड करते हैं, उस टाइप की इनकम पे हम टैक्स भरते हैं ना। और ये तो अप्रैल 20 में मिला, तो इसका जो कवर अप होगा वो नेक्स्ट ईयर जब वो इनकम टैक्स भरेगा ना 2020-21 के टाइम पे, तब उसको ध्यान में लिया जाएगा। अभी थोड़ी ध्यान में लिया जाएगा, अभी थोड़ी ध्यान में लिया जाएगा। अभी तो हम प्रीवियस ईयर कौन सा कर रहे हैं? 19-20 कर रहे हैं। अभी का अभी देखो, बाद का बाद में देखेंगे। तो 3,95,000 में फंस मत जाना, मैंने पहले ही बोला था आपको कि डेट पे ध्यान देना। अगर ये अप्रैल के जगह अभी मतलब अप्रैल के जगह मार्च होता, ठीक है, तो फिर इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती, और इसकी कैलकुलेशन है ग्रेजुएटी की, वो भी मैं सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं है मैंने आपको, ठीक है। जब ग्रेजुएटी का स्पेशली हम टॉपिक करेंगे तब देखेंगे। मतलब ये तो खत्म हो गया पूरा। अब यहाँ पर इसका टोटल करना है, यहाँ पर इसका टोटल करना है। क्या टोटल आने वाला? देखो 1,80,000, 90,000, 12,000, 5,000 और 6,000, 30,000, कितना आ रहा है? 3,23,000 आ रहा है, 3,23,000। और उसमें से आपको पता है ना, ऊपर प्रोफेशनल टैक्स था, उसने पे किया था, कितना पे किया था प्रोफेशनल टैक्स? उसने 3,000 पे किया था कुछ प्रोफेशनल टैक्स का। और आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। ओके, अब देखो आज मैं आपको बहुत अच्छी एक चीज सिखाने वाला हूं। हाँ, इसका इनकम कितना आ गया? 2,70,000 आया, ठीक है। यह आ गई इसकी टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। और यह आ गया आपका ग्रॉस सैलरी। अब देखो, अब जो सिखा रहा हूं वो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं नॉलेज पर्पस के लिए, ठीक है। अगर इसकी आपको जो दी गई इनकम है, मतलब आपको यहाँ पर जो क्या क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर इसका ये इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, मायावंशी की सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। तो अगर मैं इसको और आगे देखूं, और आगे मतलब कि इसको और थोड़ा ऐसा देखो कि इसको टैक्स कितना निकालना पड़ता, तो वो मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको टैक्स कितना बढ़ना पड़ता, देखो यहां पर मैं उसका बताता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अगर आपको जानना है तो यहां पर यह देखना है कि यह आदमी कितना सैलरी कमा रहा है, तो आप बोलोगे सर 2,70,000,
फिर ये देखना है कि क्या उसको कोई डिडक्शन मिल रहा है। कौन सा डिडक्शन? एटीसी का। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर इस आदमी को एटीसी का एक डिडक्शन मिलने वाला है, ये 18,000 का उसका खुद का कंट्रीब्यूशन, उसका 18,000 का खुद का कंट्रीब्यूशन जो था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, वो उसको मिलेगा। और वो 18,000 माइनस करोगे तो मतलब 2,70,000 में से 18 गया, तो उसको टैक्स कितने पे भरना पड़ेगा? 2,52,000 पर टैक्स भरना पड़ेगा। इसके पर टैक्स भरना पड़ेगा इसको, इसके ऊपर। देखो ग्रेजुइटी जो है वो अप्रैल 2020 में मिली है, वो नेक्स्ट ईयर देखना है हमें, इस साल नहीं देखना है। ये साल कब खत्म हो जाता है? मार्च 20 को खत्म हो जाता है, अप्रैल 20 को ग्रेजुइटी मिलती है, तो मार्च 20 का ही हमें देखना है अभी। तो ग्रेजुइटी तक ही हमें देखना, ग्रेजुइटी नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ईयर में जाती है वो। अब देखो इसके ऊपर टैक्स कैसे निकालते हैं। देखो आपको पता है 2,50,000 पर है ना टैक्स होता ही नहीं है। फिर 2,50,000 से ज्यादा मतलब कहां तक? 5 लाख तक जो भी आपकी इनकम जाती है ना, उन बिटवीन आपका 5% टैक्स होता है। फिर 5 लाख से ज्यादा आपका 10 लाख तक की जो बीच में इनकम आती है ना, उसके ऊपर आपको पता है आपका 20% टैक्स होता है। और 10 लाख से ज्यादा जितनी भी इनकम जाती है उसके ऊपर 30% टैक्स होता है। अब यहां पर ये आदमी जो है उसका इनकम कितना होगा, उसकी इनकम कितनी होगी वो आपको देखना है। तो उसकी इनकम है 270 में से 18 माइनस करके 252। तो आप ये देखोगे तो इसका है ना 2,50,000 से कितना ज्यादा जा रहा है? सिर्फ 2,000 जा रहा है। 2,000 पे उसके पर 5% टैक्स होता है, मतलब 100 रुपये उसका टैक्स आएगा ज्यादा से ज्यादा। और वो 100 रुपये टैक्स तो उसको भरना ही नहीं होता है, 100 रुपये टैक्स तो उसको भरना ही नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है अगर किसी की इनकम 5 लाख से कम है ना, 5 लाख से कम, अगर किसी की इनकम 5 लाख से कम है तो उसको रिबेट मिलता है। उसको रिबेट मिलता है, कितने रुपए का रिबेट मिलता है? 12,500 तक का। मतलब 12,500 इनकम होती ना, मतलब 12,500 इनकम नहीं, सॉरी टैक्स, 12,500 का टैक्स होता ना, तो वो पूरा माइनस हो जाता, पूरा माइनस हो जाता, मतलब टैक्स भरना ही नहीं पड़ता। अब देखो यहां पर मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, रुकना जरा। एक काम करो, मैं आपको ये बताता हूं कि आपकी इनकम जो है ना वो 5,10,000, तो आप कैसे टैक्स निकालोगे? बस सब कुछ फाइनल है, 5-10 के ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आप यहां पर ये देखो, पहले 2,50,000 पर तो एक भी रुपए टैक्स नहीं भरना, पहला 250 एक भी रुपए नहीं भरना, 0 आएगा। फिर दूसरा 250 के ऊपर इस आदमी को भरना पड़ेगा 5%, क्योंकि 250 से आगे 5 लाख तक जो है उसके ऊपर 5% टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब इसको 12,500 का टैक्स भरना पड़ेगा। और बाकी 5 लाख से आगे कितना जा रहा है? तो 10,000 जा रहा है, तो 10,000 के ऊपर उसको 20% टैक्स भरना पड़ेगा, तो 10,000 का 20% मतलब 2,000 हो जाएगा। मतलब इस आदमी का टैक्स हो जाएगा 14,500। और ये 14,500 है। अब देखना है इसकी इनकम कितनी है, यहाँ पर 5,10,000 है, तो इसको वो रिबेट वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, तो मतलब 4% सीधा सीधा इसके ऊपर और टैक्स लगेगा, मतलब 14,500 के ऊपर 4% टैक्स और लगेगा 580। और इस आदमी को फाइनली 15,080 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके बता देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरा कर्सर जो है वहां पर देखो कौन सा साल है, 2021 है, हम भी 2021 में ही थे। इंडिविजुअल मतलब कि एक व्यक्ति था, मेल था, रेसिडेंट था। यहां पर मैंने क्या लिखा? 5,10,000 दिख रहा है। सैलरी इनकम 5,10,000 दिख रहा है। ओके, अब देखो 5,10,000 जो मैंने लिखा उसके ऊपर आप देखो उसका टैक्स यहां पर ये रहा, कितना आया?
कितना आया टोटल टैक्स लायबिलिटी, देखो उसका कितना आया 15,080, और मेरा भी वही आया था, ठीक है, मेरा भी वही आया था। और ये देखो एजुकेशन सेस 580 आया था और अपना भी वही तो आया था, ठीक है। आप यहाँ पर जो इनकम डालना चाहते हो डाल दो। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 6 लाख की इनकम डालता हूँ, इसका टैक्स आना चाहिए। देखो ये चेंज हो गया, इसका टैक्स कितना आया 33,800। अभी अपने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या इनकम आई थी वो आदमी की 2,70,000 आई थी, ओके 2,70,000 आई थी, लेकिन उसको 18,000 का क्या मिल रहा था डिडक्शन, उसको 18,000 का क्या मिल रहा था डिडक्शन। तो यहाँ पर 18,000 का डिडक्शन है ना, उसको डिटेल यहाँ पर बतानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर 18,000 का डिडक्शन है ना, उसकी यहाँ पर डिटेल बतानी पड़ती है। ये रहा, कहाँ गया, क्या था अपना पब्लिक, ये रहा प्रोविडेंट फंड की अमाउंट कितनी थी प्रोविडेंट फंड, याद है किसी को 18,000 था ना, हाँ ये 18,000 मैंने बता दिया। अब देखो इसका इनकम कितनी हो गई 252 हो गई, और यहाँ पर इसका टैक्स कितना आया 100 रुपये आया, और टैक्स 100 रुपये आता है तो भरना की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है ख़त्म हो गया, यहाँ पर ज़ीरो, टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो बता रहा है, देखो उसको कोई टैक्स नहीं भरना। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इनकम टैक्स की साइड है, ये रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड है, समझे बात को। तो ये इस हिसाब से कैलकुलेशन चलती है, ये इनकम टैक्स की साइड पे ही बता रहा हूँ सीधा सीधा कैलकुलेशन करके। और जो मैंने आपको कल 80C का मतलब जो डिडक्शन बताया था उतने टाइप के डिडक्शन होते हैं जो मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में। देखो इतने टाइप के डिडक्शन होते, ये सारे डिडक्शन आप लेस करते आप यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने आज पूरा बता दिया, ठीक है। एजुकेशन से 60% होता है, एजुकेशन से 4% होता है। देखो भाई जो मैंने बताया ना उतना मतलब आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं है, कंफर्म है। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आप मतलब कुछ जान सको, ठीक है, कि हाँ रियल फैक्ट क्या होता है, मतलब बाकी तो मतलब इनकम टैक्स में मतलब निकल जाए। और देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ना तो आता है ना, सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने माइनस करके ही तो लिखा था, वो 2,70,000 क्या आया था माइनस करके ही आया था ना, ये आ गया आपका आंसर। अगर ये रेसिडेंट नहीं होता, अगर ये रेसिडेंट नहीं होता, नॉन रेसिडेंट होता, ये नॉन रेसिडेंट होता तो क्या सिस्टम होती, तो क्या सिस्टम होती बोलो। तो इसको टैक्स भरना पड़ता, देखो तो इसको टैक्स भरना पड़ता। देखो यहाँ पर 100 रुपये के ऊपर 4% एक्स्ट्रा लगा ना, तो 4 रुपये लगा। देखो मैंने आपको क्या बोला था, जो रिबेट वाला पॉइंट है ना वो रेसिडेंट एंड मतलब जो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं ना, जो फर्स्ट सेम में करके आए थे उसको ही मिलता है। इसीलिए तो उसका रेसिडेंट स्टेटस सीखा था हमने सेमेस्टर 3 में। ऐसे थोड़ी स्टेटस का काम आता है, स्टेटस का काम बहुत है। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का पर्पस भी ये है कि अगर कोई फॉरेनर है जो इंडिया में कमा रहा है सैलरी, तो उसको मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका तो मतलब 2,50,000 से ऊपर गया तो मतलब टैक्स भरना चालू हो जाएगा उसका, ठीक है। इसीलिए बहुत लोग ये बोलते हैं कि सैलरी पे 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, ऐसा नहीं है भाई, ये गलत बोल रहे हो आप। 2,50,000 तक की इनकम पे टैक्स नहीं है, हम सबके बारे में बोल रहे जब बोल रहे तब, ठीक है। फिर ये बात अलग है कि उसको रिबेट मिलता है, रिबेट सिर्फ रेसिडेंट वाले को मिलता है, ठीक है। अगर ये नॉन रेसिडेंट होता, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता, सिर्फ रेसिडेंट होता, सिर्फ रेसिडेंट होता तो भी उसको रिबेट मिल जाता। देखो मतलब रेसिडेंट होना जरूरी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है तो रिबेट नहीं मिलेगा, भूल जाओ रिबेट के बारे में। टैक्स भरो, 100 रुपये आया तो 100 रुपये भी भरना पड़ेगा जो भी है, ठीक है। तो ये एकदम मैंने प्रैक्टिकल वे से बता दिया आपको, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर।